Good afternoon, students. Once more, I am going to explain you about the blood. हमने आज तक अभी तक पढ़ लिया, सब आगे आगे हम पढ़ते चले जा रहे हैं. आज मैं आपको ब्लड के विषय में पढ़ाती हूँ ऑफ लेसन 1. ब्लड क्या है? What is blood? Blood is a red colored liquid which circulate in our body. लाल रंग का वो तरल पदार्थ जो हमारी पूरे शरीर में दौड़ता रहता है उसको हम ब्लड कहते हैं. ब्लड रेड क्यों होता है? क्योंकि ब्लड के अंदर थोड़े पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं. वो रेड कलर में होते हैं, इसलिए ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है. और ब्लड में जो है ये कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं. ब्लड के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं. ये ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ से बनता है. और वो कनेक्टिव टिश्यूज़ कौन से हैं? 4 कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं. एक है प्लाज्मा, दूसरा है रेड ब्लड कॉर्पस जिसको रेड सेल्स भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं. तीसरा है वाइट ब्लड कॉर्पस जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं. रेड ब्लड सेल्स को RBC कहते हैं और वाइट ब्लड सेल्स को WBC कहते हैं. ये इनका शॉर्ट फॉर्म है. और एक है प्लेटलेट्स. ये 4 चीज़ों से मिलके 4 जो होते हैं टिश्यूज़ जो होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं और इन्हीं से मिल करके ये ब्लड बनता है. अब हम आपको ब्लड के विषय में मैंने बताया कि ब्लड क्या है. एक रेड कलर का लिक्विड तरल पदार्थ होता है जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है और इसको हम एक तरीके से हम अपनी लाइफ भी कह सकते हैं, है ना. जिंदा रहने के लिए ब्लड इज नेसेसरी. अब हम इसके हर एक पार्ट को अगर मैं आपको अलग अलग तरीके से करके पढ़ाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. अब हम ब्लड की डेफिनेशन भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं. आप लिख लीजिए इसको, आप याद कर लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. ब्लड इज ए लिक्विड called plasma with red cells, white cells and platelets floating in it. ब्लड जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है जिसको हम प्लाज्मा भी कहते हैं. उसके अंदर रेड सेल्स, वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स जो उसके अंदर तैरते रहते हैं, इन सब से मिल करके ब्लड बनता है. समझ में आ गया? अब हम ने सबसे पहला पार्ट इसका प्लाज्मा हम लेते हैं. ठीक है. व्हाट इज प्लाज्मा? जो लिक्विड फॉर्म होता है ब्लड का, यानी जो तरल पदार्थ होता है ब्लड का, उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं. द लिक्विड पार्ट और फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. समझ में आ गया? अब प्लाज्मा जो है वो किस कलर का होता है? वो कलरलेस होता है. कैसा होता है? प्लाज्मा कलरलेस होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है और इसके अंदर बहुत से सब्सटेंस खुले होते हैं, जैसे कि पानी के साथ साथ ये 3 चीज़ तो ये कनेक्टिव टिश्यूज तो होती ही है. रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स इसके अंदर रहता ही है प्लाज्मा के अंदर. इसके अलावा प्रोटीन है, डाइजेस्टिव फूड है, कॉमन सॉल्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या यूरिया जो कि हमारे लिवर से जो निकलता है उसको जो है उसको ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होता है ये सारी चीज़ इसके अंदर घुली हुई रहती हैं. और साथ ही साथ हार्मोन्स भी रहता है क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और वो उन पार्ट्स को, हमारी बॉडी के उन पार्ट्स को जिनको हार्मोन्स की ज़रूरत होती है उन तक हार्मोन्स को भी पहुंचाता है. तो सबसे पहले हमने प्लाज्मा के विषय में पढ़ा कि प्लाज्मा क्या होता है. ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है और ये ब्लड को जो पतला बनाता है इसमें 90% जो होता है वाटर होता है, पानी होता है, जिसके अंदर रेड ब्लड कॉर्पस, वाइट ब्लड कॉर्पस और प्लेटलेट्स इसके अंदर कनेक्टिव रहते हैं. इसके साथ साथ अंदर फ्लोट करते रहते हैं इसके अंदर. और उसके साथ साथ प्रोटीन है और डाइजेस्टिव फूड है, कॉमन सॉल्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या यूरिया और हार्मोन्स.
ये सारी चीज भी इसमें घुली रहती है जो पूरी बॉडी में दौड़ती रहती हैं। अब हम आपको बताएंगे आगे। सबसे पहले अब मैंने प्लाज्मा के विषय में पढ़ा दिया। अब हम रेड ब्लड सेल्स के विषय में पढ़ाते हैं। देखिए, रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो पिगमेंट्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, इसीलिए रेड ब्लड सेल्स इसका नाम दिया गया है और ये रेड कलर में होता है और इसका शॉर्ट फॉर्म हम आरबीसी कहते हैं। और इसका काम होता है रेड ब्लड सेल्स का, ये हमारे लंग्स में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये हमारे बॉडी के, जब ये ब्लड के अंदर घुल करके ये पूरी बॉडी के अंदर जब सर्कुलेट होता है तो ये क्या करता है, हमारी सेल्स को ऑक्सीजन पास करता है और साथ में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उसके अंदर जो मिल जाती है उसको वापस कहाँ पहुंचा देता है, दोबारा लंग्स में पहुंचा देता है उसको, ताकि वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाए। तो इस तरीके से है। और दूसरी चीज, पहला काम तो इसका ये है कि ये लंग्स में से हमारे क्या करता है, ऑक्सीजन लेकर के और सारी बॉडी की सेल्स को पहुंचाता है। और दूसरा क्या होता है कि ये जो है, ये हीमोग्लोबिन और हमारी बॉडी के अंदर ये हीमोग्लोबिन जो होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके टिश्यू के अंदर से और ये लंग्स में वापस पहुंचाती है। फिर मेन चीज ये है कि ये रेड ब्लड कॉर्पल्स जो होते हैं 3 या 4 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? ये मरते जाते हैं। 3 महीना या 4 महीने तक ये हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लिय नहीं रहता। रेड ब्लड सेल्स के विदाउट न्यूक्लिय होता है ये, और ये ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। लेकिन ये मिलियंस के तादाद में, मिलियंस के उसमें ये प्रतिदिन हमारी बॉडी के अंदर डेड हो जाता है, जो कि हमारी बॉडी से बाहर, दूसरे तरीके से मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी किस तरीके से ये बाहर निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है। और लेकिन हमारी बॉडी की जो बोन मैरो होती है, हड्डी के अंदर एक तरीके का वो मीन के तौर पे जिसको कहते हैं भरा रहता है, वहाँ पर इसका प्रोडक्शन चालू रहता है। यानी ये अगर मिलियन के रूप में अगर ये मरती है प्रतिदिन, तो उससे 4 गुना तादाद में प्रतिदिन बोन मैरो के अंदर इसका प्रोडक्शन चलता है। इसीलिए कहते हैं कि हर 3 महीने के समय अगर हम अपना ब्लड डोनेट करते हैं, किसी को देते हैं, तो हमारा ब्लड उतनी ही तेजी से दोबारा बन जाता है। तो आपको रेड ब्लड सेल्स के विषय में पता चल गया कि रेड ब्लड सेल्स वो पिगमेंट्स होती हैं जो कि रेड कलर की होती हैं, और इसको हम हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। और हीमोग्लोबिन का काम होता है लंग्स से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं रेड ब्लड कॉर्पल्स, और ये हमारी पूरी बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर सेल्स में ये ऑक्सीजन उनकी वहाँ पास ऑन कर देती हैं, और वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो डाइऑक्साइड होता है उसको वो अपने बॉडी के अंदर, अपने सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब करके और वापस लंग्स में ले जाती हैं। और ये बहुत तेज़ी से ये बनती हैं अगर हम, और ये प्रतिदिन मिलियंस की तादाद में ये मरती भी हैं, और प्रतिदिन इससे मिलियंस यानी 4 टाइम्स जो है ज़्यादा और रेड ब्लड कॉर्पल्स हमारी बोन मैरो के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है। और ये रेड ब्लड सेल्स क्यों मर जाती हैं? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लिय नहीं पाया जाता। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं वाइट ब्लड सेल्स। देखिए, मैंने 2 पॉइंट पढ़ा दिए, एक प्लाज्मा पढ़ा दिया ब्लड का, एक रेड ब्लड कॉर्पल्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स के विषय में आपको बता दिया। नाउ वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है? वाइट ब्लड सेल्स का भी सुन लीजिए। वाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर आता है उससे लड़ाई करना, यानी हम इनको सोल्जर्स भी कहते हैं। हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं जो कि ये डिजीज के खिलाफ में लड़ते हैं। और ये क्या करते हैं? सम वाइट ब्लड सेल्स कैन ईट अप जर्म्स।
कुछ वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो जर्म्स को भी खा जाते हैं, जिससे कि हमें बीमारियां हो सकती हैं, उन जर्म्स को वो खा जाते हैं। आप देखिए कि वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं ये कुछ जो बाकी की जो वाइट ब्लड्स होती हैं, कुछ सेल्स जो होती हैं वो जर्म्स को खा जाती हैं, और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। एंटीबॉडीज़ मतलब कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, ठीक है, इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, और जो वो इम्यूनिटी जो होती है इन्फेक्शन के विरोध में लड़ती है। कोई भी बॉडी के अंदर अगर इन्फेक्शन आता है, बीमारी के कोई जर्म्स आ जाते हैं, उनके विरोध में ये लड़ते हैं। और ये जो होते हैं ये वाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो मैन्युफैक्चर करता है एंटीबॉडीज, और ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये मैंने आपको अभी बता दिया। और ये वाइट ब्लड सेल्स जो है हमारी बॉडी के सोल्जर्स कहलाता है ना। और ये लेकिन अब जिस तरीके से ओवल शेप में रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ओवल शेप में होते हैं, लेकिन वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये इनका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता, ये अलग अलग शेप के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, और जिस उसमें न्यूक्लियस होता है, जिस शेप में न्यूक्लियस होता है उस शेप में ये रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उस शेप को ले लेते हैं। और ये जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स को जो WBC भी कहलाती है, ये रेड ब्लड सेल से छोटे होते हैं, ये स्मॉलर होते हैं। रेड ब्लड सेल से ये शेप में छोटे होते हैं। अब आपको रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स समझ में आ गया ना। अब मैं आपको प्लेटलेट्स के विषय में बताती हूँ। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स जो होते हैं ये बहुत ही छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं जो स्पेशल सेल्स के द्वारा बने रहते हैं। ये और कहाँ पर ये बनते हैं? ये भी बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं। हमारी हड्डियों के अंदर जो लुद्दा पाया जाता है वहाँ पर ये इसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्म्ड होते हैं। और ये प्लेटलेट्स के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और ये क्या काम करते हैं प्लेटलेट्स? ये कोगुलेशन का काम करते हैं। कोगुलेशन मतलब कि मान लो हमारी बॉडी में कहीं कट लग जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो वहाँ से ब्लड ज़्यादा देर ना बहे, ब्लड लॉस ना हो, तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं? सामने आकर के उस जगह को सील कर देते हैं, ठीक है ना, सील कर देते हैं और खून को रोक देते हैं। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? प्लेटलेट्स हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन अ कट और वुंड। कोई भी कट है या कोई वुंड है उसको क्लॉट बना करके वहाँ पर थक्का जमा देते हैं और उसको रोक देते हैं, है ना। तो और ये सारे जितने ब्लड सेल्स हैं, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हो, चाहे वाइट ब्लड सेल्स हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, ये जितने भी ब्लड के अंदर सेल्स पाए जाते हैं ये कहाँ बनते हैं? सब बोन मैरो में बनते हैं। और वो किस सेल से बनते हैं? इस जहाँ पर जिस जगह पे वो बनते हैं उसको हम स्टेम सेल्स कहते हैं। जहाँ पर ये तीनों सेल्स बनते हैं उनको हम कहते हैं स्टेम सेल्स। प्लाज्मा क्या होता है? वो तो लिक्विड होता है, उसके अंदर 90% वाटर होता है और बाकी सारे सब्सटेंस होते हैं जो डिजॉल्व होते हैं। और ये जो होते हैं तीनों सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स प्लस प्लेटलेट्स जो होते हैं, ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो प्लाज्मा से जुड़े रहते हैं, ये उसमें फ्लोट करते रहते हैं। आपको ब्लड के विषय में आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड का फंक्शन कैसे होता है? अब ब्लड का क्या फंक्शन है ह्यूमन बॉडी के अंदर? ब्लड जो होता है ये इसका 3 मेन फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे कि जो सब्सटेंस जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस जो होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिफ्यूज़ होती है उसको बाहर निकालने का, प्लस डाइजेस्टेड फूड को इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशंस को ले लेना, वो काम होता है।
फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी के अंदर, जैसे यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो मैंने अभी आपको बताया, उसको अपने अंदर ले करके और इसको बॉडी से बाहर निकलवाना, प्लस हार्मोन्स को जो हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है ये हार्मोन्स को वहाँ पहुँचाता है, और एंजाइम्स को और आयंस को ये हमारी बॉडी के एक पार्ट से लेके दूसरी पार्ट तक पहुँचाता है। फिर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका, कि ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब हम इसको जो फंक्शन ब्लड के इम्पॉर्टेंट है, 0.5 मैं आपको बता रही हूँ, आप उसको नोट डाउन कीजिए और उसको याद कीजिएगा। पहला है, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। समझ में आ गया? सेकेंड है, ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स फॉर ब्रीदिंग आउट। नाउ थर्ड वन है, blood carries digestive food from the small intestines to all the parts of the body। मतलब कि इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन लेकर के पूरी बॉडी में पहुंचाता है। नंबर 4, blood carries hormones from the endocrine glands to different organs of the body where they are needed। यानी कि जो हार्मोन्स जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर बनते हैं, उस एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स लेकर के पूरी बॉडी में जहां उसकी आवश्यकता होती है वो पहुंचाता है। नंबर 5, ब्लड कैरीज अ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया फ्रॉम द लिवर टू द किडनी फॉर एक्सक्रेशन इन यूरिन। लिवर से यूरिया को ले करके वो किडनी तक पहुंचाता है ब्लड, ताकि यूरिन के थ्रू यूरिया हमारी बॉडी से, जो कि एक पॉइजन के तौर से हमारी बॉडी में काम कर सकता है, अगर वो ज़्यादा हो जाता है उसको बाहर निकाल देता है। फिर ब्लड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज, है ना? ब्लड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज। कैसे? वो वाइट ब्लड सेल्स के द्वारा वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। This is because white blood cells kills the bacteria and other germs which cause disease, है ना? अब नंबर 7 है, blood regulates the body temperature. This is because the blood capillaries in our skin help to keep our body temperature constant at about 37 degrees Celsius। समझ में आ गया? मैंने जैसे जैसे रीड किया, मैंने आप ही के लिए रीड किया, नहीं तो ये तो मैं पहले एक्सप्लेन करा चुकी थी, लेकिन इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप इसको लर्न कर सके, द फंक्शंस ऑफ ब्लड। समझ में आ गया? अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। देखिए, द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सारी बॉडी को सर्कुलेट होता है। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या? सर्कुलेटरी मतलब सर्कुलेट करना, सब जगह जाना, पहुंचना। तो अब हम, लेकिन ये किसके द्वारा होता है? तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या है? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब क्या है? एक डेफिनेशन टाइप में आपको बता रही हूँ। द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, द ऑर्गन विच पंप्स एंड रिसीव द ब्लड, एंड द बॉडी एंड द ब्लड वेसल्स थ्रू विच द ब्लड फ्लोज इन द बॉडी। ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। और वो तीन चीज क्या है? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स में होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो जो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के द्वारा होता है, और एक लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। मैं आपको बता रही हूँ पहले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि पहला वो है, उसको बता रही हूँ।
अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? अब ये देखिए, मैं आपको इसका डायग्राम भेजूंगी, मैं आपको उसको फोटो खींच के मैं आपको सेंड कर दूंगी और आप इसको देख देख करके सीखिएगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, द ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसा ऑर्गन सिस्टम जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर काम करता है और हमारी बॉडी के अंदर सारे चीज़ों को, सब मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और इस जो ह्यूमन बींग्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो काम करता है उसमें क्या है, हार्ट होता है सबसे पहली चीज़, क्योंकि वो मशीनरी है, पंप है। दूसरी है आर्टरीज, तीसरी है वेन्स और चौथी है कैपिलरीज। अब हम ये चार चीज मिल करके किस तरीके से काम करती है इसको हम पहले बताते हैं। अब हार्ट जो होता है ये एक ट्रायंगुलर शेप में होता है, ठीक है, रफ ट्रायंगुलर शेप होता है जो हमारी मुट्ठी की तरह होता है। अगर आप इसको ऐसे मुट्ठी अपना बंद करें तो यू कैन, आप इसको जान सकेंगे कि आपके हार्ट कैसा होता है, इस टाइप से होता है। और ये एक मस्कुलर उससे बना होता है, ट्रायंगुलर स्पेशल मसल्स होते हैं जिनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, और ये मसल्स बहुत हार्ड होते हैं। समझ में आ गया हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इनका काम ही ऐसा रहता है कि इनको हार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अब क्या है, द अपर, इसके अंदर ये हार्ट जो होता है ये 4 चैम्बर्ड होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। इसके अंदर 4 चैम्बर बने होते हैं। जो ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं उनको हम कहते हैं आर्ट्रिया। क्या कहते हैं? आर्ट्रिया। और ये जो होता है ये, और 2 चैम्बर्स नीचे के होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। तो ऊपर आर्ट्रिया होता है और नीचे होता है वेंट्रिकल। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है और बीच में इनके एक दीवार होती है ना, जिसको हम सेप्टम कहते हैं। और इस तरीके से अब हम इनका काम बताते हैं। ऊपर 2 आर्ट्रिया होता है। The 2 arteria receive blood from the 2 main veins. 2 आर्ट्रिया जो ऊपर के पार्ट्स होते हैं वो 2 मेन वेन से जुड़े होते हैं वो। और द लेफ्ट आर्ट्रियम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू अ वाल्व 1, है ना। अब आर्ट्रिया मैं आपको पढ़ा रही थी। द 2 आर्ट्रिया रिसीव ब्लड फ्रॉम 2 मेन वेन्स एंड द 2 वेंट्रिकल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द एंटायर बॉडी एंड द लंग्स। अब ऊपर का जो आर्ट्रिया होता है वो रिसीव करता है ब्लड, और नीचे का जो होता है, सॉरी, यस, और जो नीचे के जो 2 वेंट्रिकल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर। लेफ्ट आर्ट्रियम जो होता है वो किससे कनेक्टेड होता है? वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है। किस वॉल्व के थ्रू? वॉल्व V1। समझ में आ गया? वॉल्व V1 के द्वारा वो कनेक्टेड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। और राइट आर्ट्रियम जो होता है वो कनेक्टेड होता है राइट वेंट्रिकल से। वो कौन से वॉल्व से? V2 नाम के वॉल्व से कनेक्टेड होता है। These valves prevent the backflow of blood into arteria when the ventricles contract to pump blood out of the heart to the rest of the body. अब इनका फंक्शन मैं बताती हूँ कैसे होता है। जिस समय क्या होता है, ब्लड हार्ट जो होता है वो क्या करता रहता है? सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। समझ में आ गया? तो जिस समय ये नीचे का वेंट्रिकल जो होता है जब वो सिकुड़ता है तो क्या होता है, ब्लड जो V1 वॉल्व होता है और V2 वो V1 वॉल्व जो होता है क्लोज हो जाता है। क्यों होता है? अब आपको मैं समझाती हूँ। These valves prevent the backflow of blood into arteria when the ventricles contract to pump blood out of the heart to the rest of the body. ये वॉल्व बंद हो जाते हैं ताकि ये वापस ना जाने पाए, और ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी सिकुड़ते हैं
तो ये प्रेशर से क्या करते हैं, आर्टरीज के अंदर ब्लड की फ्लो को भेजते हैं। और जो लेफ्ट आर्टरी होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, वो पंप जब करता है, जब सिकुड़ता है, तो वो लेफ्ट आर्टरी जो कि हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन वाला साफ ब्लड और वो पास करता है, और उस और साफ ऑक्सीजन वाला ब्लड जो हो उस आर्टरी से होता हुआ पूरी बॉडी के अंदर फोर्स से जाता है। समझ में आ गया? और वहाँ से वेन जो है, अब ये जो आर्टरीज के द्वारा ये फोर्स से गया, उसके अंदर सारे डाइजेशन के मतलब न्यूट्रिशन, प्रोटीन, सॉल्ट्स, मिनरल्स सब मिक्स होते हैं। ठीक है, मिक्स हो जाते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने पे, और ये क्या होता है, ये लेफ्ट आर्टरी जो है ये पूरे ब्लड को, ऑक्सीजन वाले ब्लड को ये हमारी बॉडी के अंदर पहुंचाती है। अब बॉडी के अंदर कैसे पहुंचाती है, ये अकेली तो करती नहीं है काम। एक तरफ होती है आर्टरीज जो कि आर्टरिया जो ब्लड को सप्लाई करता है, और उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर आर्टरीज के साथ एक तरफ बीच में कैपिलरीज होती हैं जो कि बहुत ही महीन नसें होती हैं, और उसके एक तरफ वेन होती है और एक तरफ क्या होता है, आर्टरीज होती है। तो आर्टरीज जो होती हैं, जब वो ब्लड को प्रेशर से लेकर के साफ ब्लड को, ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके चलती हैं, तो वो कैपिलरीज की जो बीच में वेन और कैपिलरीज के बीच में आर्टरीज और वेन के बीच में कैपिलरीज जो होती हैं, ये एक थिन तरीके की बहुत ही महीन पाइप्स होते हैं, और इनकी जो वॉल होती है 1 सेल थिक होती है, और ये जो होती है टिश्यू के बीच में, ये बीच में से होकर गुजरते हैं। तो इसके अंदर वो सारा आर्टरीज जो होती हैं, वो ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इसके अंदर पास ऑन हो जाता है, ऑक्सीजन और जितने भी हार्मोन्स और प्रोटीन्स और न्यूट्रिशंस, सॉल्ट, सब कुछ इसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है कैपिलरीज के अंदर। और कैपिलरीज की वॉल्स क्योंकि थिन होती हैं, बहुत महीन होती हैं, 1 सेल थिक होती है, वो जो होती है वो टिश्यूज़ के अंदर पाई जाने वाली जो सेल्स होती हैं उनके अंदर वो सारा चीज़ उनको ट्रांसपोर्ट कर देती है। और जिस समय वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उसके अंदर ट्रांसपोर्ट करती है, उसी समय वो डीऑक्सीजनेट ब्लड को, जो कि गंदा ब्लड होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है, उसको अपने अंदर सोख लेती है। सेम प्रोसेस चलता रहता है, और सोखने के बाद इस ब्लड को, गंदे ब्लड को, ये वेन में जाकर के, एक एंड इसका वेन से जुड़ा रहता है, जहाँ पर ये गंदा खून जो होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसके अंदर घुला रहता है या उसके अंदर जो भी गंदगी होती है वो उसमें चली जाती है वेन के थ्रू, वापस ये हार्ट की तरफ आता है। देखिए, लेफ्ट आर्टरीज जो होती हैं वो प्रेशर से, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो फोर्स से जब वो पंप करता है ब्लड को, तो वो क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी के जो कि आर्टरी से जुड़ी होती है उसके द्वारा ये उसके अंदर पास हो जाता है, ब्लड पूरी फोर्स से जाता है लेफ्ट आर्टरी में। Arteries are found in the whole of our body. The main artery called aorta is connected to the left ventricle of the heart through a valve V3. The main artery carries oxygenated blood from the left ventricle to all the parts of the body except lungs. साफ ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में लेफ्ट आर्टरी लेके जाती है, सिर्फ लंग्स के अंदर नहीं ले जाती। समझ में आ गया? लेकिन वहाँ से जब वेन ले करके आता है ब्लड को, जो कि क्या होता है, गंदा खून होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली रहती है, वो राइट आर्टरी से क्या होता है, इसके अंदर हमारे हार्ट के अंदर पहुँच जाता है। अब देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, अनदर आर्टरी कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट थ्रू अनदर वॉल्व V4। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसके द्वारा गंदा खून जो वेन से आता है, उस आर्टरी के द्वारा
जो है राइट वेंट्रिकल में एंट्री करता है वॉल्व 4 के द्वारा। समझ में आ गया? वॉल्व 4 के द्वारा ये उसमें एंटर करता है और उसके बाद ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, वो राइट वेंट्रिकल में गंदा खून डाल देता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। राइट वेंट्रिकल जो होता है वो राइट आर्टरीज के अंदर क्या करता है, ब्लड को भेज देता है और वो ब्लड जाता है सीधा लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जाने के बाद वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वहाँ साफ हो जाता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाती है और उसके अंदर फिर से वो रेड ब्लड कॉर्पल्स जो होते हैं वो अपने अंदर ऑक्सीजन को सोख करके साफ ब्लड लेकर के दोबारा यही प्रोसेस दोबारा चलता रहता है। दो कैपिलरीज जो होती हैं ये थिन वॉल्व होती हैं और एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स होती हैं जो कि ब्लड वेसल्स की होती हैं और ये आर्टरीज से भी जुड़ी रहती हैं और वेन से भी जुड़ी रहती हैं। आर्टरीज जो है इसके अंदर अच्छा साफ खून को पास ऑन कर देता है और ये साफ खून को, क्योंकि ये टिश्यूज़ के अंदर एक जाल सा पूरी बॉडी में बिछा रहता है कैपिलरीज का, ये सारे टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास कर देता है। वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको ले करके और इसके वेन के द्वारा दोबारा वो फिर आप दोबारा पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये क्या हो जाता है, दोबारा इसमें हार्ट में आता है राइट वेंट्रिकल में और फिर वहाँ से पंप किया जाता है जो कि लंग्स में जाता है और लंग्स में जाकर के वहाँ पर फिर साफ होकर के दोबारा आता है। अब आपको सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया है? अब मैं आपको बताती हूँ आगे, मैं इसकी फ़ोटो आपको भेज दूँगी और लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। अब हमने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा दिया, अब इससे हम हार्ट को हम डबल पंप हार्ट भी कहते हैं। डबल पंप कैसे कहते हैं? डबल पंप ऐसे, राइट आर्टरी पहला पंप है, लेफ्ट आर्टरी पहला पंप है जो कि वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है तो वो प्रेशर से ब्लड आर्टरी के द्वारा साफ ब्लड भेजता है, ये पहला पंप है। दूसरा पंप क्या है? जो कि गंदे खून को, जो राइट वेंट्रिकल है वो सिकुड़ता जब है और तो वो उस ब्लड को, गंदे ब्लड को क्या करता है, आर्टरी में भेज देता है और क्या करता है, आर्टरी में भेज करके राइट आर्टरी से वो कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा वो उसके अंदर वो लंग्स में जाकर के साफ होकर के दोबारा आता है। तो ये प्रोसेस, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दो पंप के द्वारा दिल चलता है और ये 4 चैम्बर्ड होता है और 4 चैम्बर जो होते हैं बीच में से कनेक्टेड नहीं होते, इसलिए नहीं होते ताकि ये खून आपस में मिलने ना पाए, मिक्सिंग ना होने पाए। और ये दोनों जो ये रहते हैं पंप्स जो होते हैं, ये आर्टरीज और जो क्या कहते हैं इसको, सॉरी मेरे दिमाग से उड़ जाता है, वेंट्रिकल्स, यस, वेंट्रिकल्स जो होते हैं ये एक बार एक साथ सिकुड़ते हैं, प्रेशर से ब्लड भेजते हैं, यानी ये प्रोसेस चलता रहता है और इनका एक फिक्स टाइम होता है, लेकिन ये दोनों पंप इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। क्यों? क्योंकि एक को साफ ब्लड भेजना होता है, दूसरे को गंदा खून लेके जाके उसको साफ करा के लाना होता है। इस तरीके से ये काम चलता रहता है। अब जो हार्ट जो सिकुड़ना और फैलना जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उससे हार्ट बीट्स बनती हैं। हार्ट बीट्स जिस तरीके से जितने प्रेशर से ब्लड आर्टरीज से हमारी ब्लड में आर्टरीज में आता है, कैपिलरीज में आता है, तो वो जो है वो एक फोर्स से भेजता है, बहुत तेज़ी से फोर्स से भेजता है और इनकी वॉल्स, आर्टरीज की वॉल्स जो होती हैं वो बहुत ही हार्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर से ब्लड उसमें निकलता है और अगर उसकी वॉल्व हार्ड ना हो, मतलब मजबूत ना हो, तो ब्लड जो है हेमरेज भी हो सकता है उसमें।
लेकिन वेन्स की वॉल्स उतनी ज़्यादा मजबूत मतलब थिक नहीं होती हैं। इसलिए नहीं होती क्योंकि जब खून वापस लौटता है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। और वेन्स के बीच में वॉल्व्स लगे होते हैं। वॉल्व्स क्यों लगे रहते हैं? ताकि खून दोबारा वापस बैकअप ना होने पाए, बल्कि वो एक ही फ्लो में बहता जाए, और वो फ्लो में बह करके वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है और वो आर्टरीज के द्वारा पास हो जाता है साफ होने के लिए। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और हार्ट बीट्स कितना, एक हेल्दी पर्सन की जो हार्ट बीट्स होती हैं, ये ब्लड का हार्ट का जो बीट्स चलती हैं, जो उसके एक टाइम होता है, वो होता है पर मिनट 70 से 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है। और इसे हार्ट बीट करने के लिए पंप जो होता है, जब वो धक्के से खून को ऊपर भेजता है, तो हमारी जो ये आर्टरीज जो होती हैं, ये वेन जो होता है, ये ठक 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 ऐसे करता है ना। तो डॉक्टर क्या करते हैं, जिस समय डॉक्टर के जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो अपने कान में स्टेथोस्कोप लगाते हैं और हमारी वेन के ऊपर अपनी उंगली रख देते हैं, और उंगली रख करके वो उसको काउंट करते हैं और अपनी घड़ी देखते जाते हैं कि 1 मिनट में हमारी हार्ट बीट्स कितनी बार चल रही है, और वो उसको काउंट करके उनको पता चल जाता है कि हाँ ये हेल्दी मनुष्य है या इसमें कोई प्रॉब्लम है, और जो प्रॉब्लम होती है उसके बाद उसका इलाज होता है। समझ में आ गया ना बच्चे? तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ये काम करता है। इतना मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम भी मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि जो होते हैं एनिमल्स में होता है, जैसे कि मैमल्स में है ह्यूमन बींग्स के अंदर, जैसे इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, सबके 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। जैसे कि बर्ड्स है, वो भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और क्या होता है, इनके अंदर भी ये 2 आर्टरिया होता है और दो वेंट्रिकल्स होते हैं, क्योंकि 4 चैम्बर्ड होते हैं। फ्रॉग होता है, और भी जो भी मतलब मैमल्स हैं, जितने मैमल्स होते हैं जो अपने बच्चे पैदा करते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको मैमल्स कहते हैं। तो उनके 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। लेकिन जैसे एम्फीबियंस होते हैं, जो कि कोल्ड ब्लड एनिमल्स होते हैं, तो कोल्ड ब्लड एनिमल्स के अंदर जो होता है, क्या होता है, जैसे कि एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स एंड रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। इनके जैसे कि फ्रॉग होता है और रेप्टाइल्स होते हैं, इनके तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जिसमें 2 आर्टरिया होता है और 1 वर्टिकल होता है। समझ में आ गया? और जैसे कि फिश है, ये तो कोल्ड ब्लडेड लिविंग बीन है, तो ये फिश है, इसके 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट क्यों होता है? क्योंकि इसका जो ब्लड जो होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, गिल्स के द्वारा डायरेक्ट वहाँ पर गिल्स उसमें से एब्जॉर्ब करके और डायरेक्ट ब्लड के अंदर मिक्स करके उसको सप्लाई दे देती है। लेकिन जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, जो वापस उसकी बॉडी में से वापस आता है, वो हार्ट के थ्रू आता है, जो कि फिर से गिल्स में से पास होकर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको पास कर देता है। समझ में आ गया? जो भी है, it has gills to oxygenate blood. In a fish, the heart pumps deoxygenated blood to the gills. Oxygenation of blood takes place in the gills. वहाँ पर वो डीऑक्सीजनेटेड कर देता है। इसीलिए जो है फिश जो होती है उसका 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। आ गया इतना समझ में? अब हार्ट बीट्स के विषय में मैं आपको बता दी हूँ। पल्स के लिए भी मैंने आपको समझा दिया है कि हार्ट बीट्स जो होता है वो 70 से 72 टाइम्स चलता है इन अ मिनट, और पल्स रेट भी उसी के हिसाब से होती है। अच्छा, अब ब्लड प्रेशर कैसे होता है? अब ब्लड प्रेशर हम सीखें तो मैं सोचती हूँ कि मैं नेक्स्ट आपको जो बताऊँगी वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्लड प्रेशर के विषय में बताऊंगी, और किस तरीके से ब्लड प्रेशर नापा जाता है, और किस तरीके से भोजन जो है वो बॉडी सेल्स के अंदर पहुंचता है, और कैसे
लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है बच्चों? ओके, गुड बाय, गुड लक, थैंक यू।